नमस्कार दोस्तों, द डी कैम क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ आज टेस्ट 2। जैसा कि हमने पहले टेस्ट फर्स्ट किया था जिसके अंदर 10 क्वेश्चन थे, तो हम वही उसी तरह से अब 10 क्वेश्चन करेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, बालक में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है, यानी कि किस अवस्था में बालक में सर्वाधिक हड्डियां होती हैं? बताइए। शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था या उत्तर बाल्यावस्था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है। देखो, सबसे ज़्यादा तो पहले शैशवावस्था में होती है, उसके बाद में क्या होता है, ज़्यादा होती है और उसके बाद में कम होती है। शैशवावस्था में जब शैशवावस्था आएगी सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा उत्तर बाल्यावस्था में, क्योंकि ये बीच की स्टेप है। पूर्व बाल्यावस्था क्या होती है, शैशवावस्था का ही पार्ट होती है। पूर्व बाल्यावस्था जो होती है वो शैशवावस्था का ही पार्ट है। तो स्टार्टिंग में शैशवावस्था, फिर उसके बाद में बढ़ेगी उत्तर बाल्यावस्था में, फिर क्या होगी, घटेगी किशोरावस्था। ठीक है। और फिर लास्ट में जाके 206 हो ही जाएगी अपनी। दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विशेषता जन्मजात नहीं है पियाजे के अनुसार? तो पियाजे के अनुसार ये तीन ऑप्शन है, इसके अंदर से कौन सी जो विशेषता है वो जन्मजात नहीं है, यानी कि जन्म के बाद आती है? तो बेबेन्स्की, स्टेपिंग, सेंट्रेशन और इनमें से कोई नहीं। ये जो सेंट्रेशन है इसका है केंद्रीयकरण, हिंदी में इसको कह सकते हो केंद्रीयकरण। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, सेंट्रेशन। ये बाद में आता है, केंद्रीयकरण की जो विशेषता है वो बच्चे में बाद में पाई जाती है, बाद में केंद्रीकरण करना स्टार्ट करता है वो। थर्ड क्वेश्चन, रोजाना टाइपिंग करने से टाइपिंग की स्पीड बढ़ना किससे संबंधित है? ये 4 नियम है अपने पास, ये 4 नियम है। इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा। फिर रोजाना टाइपिंग करने से टाइपिंग की स्पीड बढ़ती है, तो ये इसमें कौन सा नियम कार्य करेगा? अभ्यास का नियम, बहुक्रिया का नियम, सादृश्य अनुक्रिया का नियम और उपयोग का नियम? बताइए फटाफट। इसके अंदर जो राइट आंसर है वो है उपयोग का नियम। कहीं बच्चे इसमें अभ्यास का नियम भी कर सकते हैं, लेकिन अभ्यास का नियम तो है, अगर ऑप्शन में उपयोग का नियम नहीं होता तब क्या आंसर क्या जाता अपना? अभ्यास का नियम। क्योंकि अभ्यास का नियम होता है वही थॉर्नडाइक का नियम है, तो अभ्यास का नियम है, लेकिन अभ्यास के नियम के 2 पार्ट हैं, 2 डिवाइडेशन कर रखे हैं, उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम। यानी कि अगर अपन उपयोग में लेते हैं तो उन चीज़ों में अपन परफेक्ट हो जाते हैं। भाई टाइपिंग कर रहे हो आप, वो तो हो गया उपयोग का नियम, तो आपकी उसके अंदर आप क्या हो जाओगे, परफेक्ट हो जाओगे और आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। और अनुपयोग का नियम क्या है कि आपने अगर छोड़ दी बीच में अगर गैप आ गया, कई कारणवश गैप आ गया, तो आप की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी या फिर आप भूल जाओगे। तो यहाँ पे जो बेस्ट आंसर जाएगा वो क्या है? उपयोग का नियम। अगर ये नहीं होता ऑप्शन में तो अपन क्या करते हैं? अभ्यास का नियम। अगला क्वेश्चन, निम्न में से अपुनर्बलित सिद्धांत है? भाई जो अपना व्यवहारवाद है, व्यवहारवाद में जो अधिगम के सिद्धांत है उसमें से क्या है कि पुनर्बलित सिद्धांत भी है और अपुनर्बलित सिद्धांत भी है। तो आपको ये बताना है कि अपुनर्बलित सिद्धांत कौन सा है इनमें से? इसका जो राइट आंसर है वो है सी, ऑप्शन, एकाकी प्रयास का सिद्धांत, जो किसका है? जो है अपने एडविन गुथरी। ठीक है। और ये बाकी जो सिद्धांत हैं ये जो अपन जानते हैं उन्हीं के नाम, जैसे कि संबंधवाद का सिद्धांत ये थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, और उसी का तो दूसरा नाम है संबंधवाद का सिद्धांत।
जिसको अपन उद्दीपक अनुक्रिया के नाम से जानते हैं। तो ये अन्य नाम है उनके। तो संबंधवाद तो थॉर्नडाइक वाला हो गया। नैमित्तिक अनुबंधन किसका हो गया? स्किनर का हो गया। ठीक है। चालक हांस का सिद्धांत किसका हो गया? CL हल का हो गया। तो ये सिद्धांत है। तो इसमें से अपुनर्बलित कौन सा है? एकाकी प्रयास का सिद्धांत। अगला जो प्रश्न है वो है अपने बुद्धि का स्रोत है। बुद्धि का स्रोत है। बुद्धि का स्रोत क्या है? तो वंशानुक्रम, वातावरण, दोनों, या A या B? बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? A व B दोनों? नहीं, इसका आंसर क्या होगा? A होगा, वंशानुक्रम। कहीं लोग इसमें क्या आंसर देंगे, क्योंकि अधिकतर ऐसा ही होता है। जैसे अधिगम में क्वेश्चन आता है कि अधिगम का प्रभाव दोनों, मतलब किस पर पड़ता है, अधिगम पर किसका प्रभाव पड़ता है। जैसे वंशानुक्रम, वातावरण, और ऑप्शन आता है दोनों, तो उसमें आंसर दोनों ही होता है। तो इसमें भी कहीं लोग ऐसे समझ के दोनों आंसर कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो आंसर जाएगा वो क्या जाएगा? वंशानुक्रम। क्योंकि प्रश्न क्या है? अगर क्वेश्चन ये होता कि बुद्धि पर किसका प्रभाव पड़ता है, बुद्धि पर किसका प्रभाव पड़ता है, तो आंसर क्या जाता? दोनों का पड़ता है, वंशानुक्रम और वातावरण का। लेकिन प्रश्न क्या है? बुद्धि का स्रोत है। तो बुद्धि का स्रोत क्या है? बुद्धि आती कहाँ से? तो सीधी सी बात है, वंशानुक्रम। ठीक है। इसका जो आंसर है वो A है। 6 क्वेश्चन, बालक की बुद्धि का विस्तार होता है। बालक की बुद्धि का विस्तार कब तक होता है? ये क्वेश्चन है आपका। तो किशोरावस्था तक, वृद्धावस्था तक, प्रौढ़ावस्था तक, और जीवन पर्यंत। ये नॉर्मल क्वेश्चन ये है कि बुद्धि का जो विस्तार होता है अपने, वो कहाँ तक होता है, कब तक होता है? तो ये इसका बताइए आप। और इसका जो राइट आंसर है वो है जीवन पर्यंत। जीवन पर्यंत है इसका। कई लोगों का आंसर क्या होगा इसमें? किशोरावस्था होगा। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर मैं अभी नहीं दूंगा कि किशोरावस्था क्यों नहीं हुआ और जीवन पर्यंत क्यों हुआ। ये आप अगले वीडियो में देखिएगा। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा एक जिसमें जो आंसर होगा वो होगा किशोरावस्था। ठीक है। तब आप में जो ये समस्या है वो क्लियर हो जाएगी। व्यक्तित्व का निर्धारण किससे होता है? चेतन मन, अर्धचेतन, अचेतन और मनोतीज। तो इसमें जो राइट आंसर है वो आपका क्या जाएगा? अचेतन मन। क्योंकि अचेतन मन क्या होता है? सबसे बड़ा हिस्सा अचेतन मन ही तो होता है, 90% हिस्सा। तो आप जो ज़्यादा हिस्सा है उसी से तो आप व्यक्तित्व का निर्धारण करोगे। ठीक है। अगला जो सवाल है वो है आपका 8वें नंबर का क्वेश्चन है। ये देखिए, संपूर्ण जनसंख्या में सबसे कम पाए जाते हैं जड़, मूर्ख, अल्पबुद्धि, औसत। आप इनके इंग्लिश वर्जन भी ध्यान रखिए। इडियट, इम्बेसिल, मोरन, और औसत का एवरेज होता है। तो क्या है कि एग्ज़ाम में इंग्लिश वर्जन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इडियट आप ध्यान रखें, इम्बेसिल, मूर्ख को इम्बेसिल कहते हैं, अल्पबुद्धि, मंदबुद्धि वाले जो होते हैं वो मोरन। तो सबसे कम अपने जो जनसंख्या है सारी, उसमें सबसे कम कौन से पाए जाएंगे? तो इसका जो आंसर है वो क्या जाएगा? हो जाएगा जड़ जाएगा, जड़ इडियट। जैसे प्रतिभाशाली लोग बहुत कम होते हैं, वैसे ही जड़ लोग बहुत कम होंगे। ठीक है। और सबसे ज़्यादा कौन से होंगे? औसत वाले लोग सबसे ज़्यादा होंगे। 9वां जो क्वेश्चन है वो है समायोजन की विशेषता है। देखो, समायोजन टॉपिक से प्रश्न है ये, इस पर ध्यान दीजिएगा। समायोजन की विशेषताओं से संबंधित क्वेश्चन है। तो समायोजन की विशेषता है, पहली विशेषता क्या है? समायोजन द्विध्रुवीय है। आपको इसमें से बताना है ये
तीन विशेषताएं, तीनों में से बताना कि कौन सी समायोजन की विशेषता है। समायोजन द्विध्रुवीय है, समायोजन उद्देश्यपरक प्रक्रिया है, समायोजन परिवर्तन करने योग्य प्रक्रिया है, या उपयुक्त सभी, यानी कि तीनों ही समायोजन की विशेषता है। तो आप बताइए। सोच समझ के जवाब दीजिएगा। इसमें आपको समायोजन के बारे में पता होना चाहिए, तभी ये आंसर सही हो पाएगा। तो इसका जो आंसर है, राइट आंसर, वो क्या है? उपयुक्त सभी। ये सभी विशेषताएं क्या है? समायोजन की है। अब दिमाग काम कर रहा होगा कि कैसे, तो थोड़ा बहुत आप खुद भी खोज करें। देखो, समायोजन द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, तो द्विध्रुवीय का मतलब क्या होता है? इसके दो पहलू हैं। क्या क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव। समायोजन के क्या क्या पहलू है? दो पहलू है। एक तो क्या है? समायोजन, और दूसरा क्या है? कुसमायोजन या असमायोजन कह सकते हैं। तो ये हो गई। समायोजन उद्देश्यपरक प्रक्रिया है, ठीक है, ये तो है ही। और समायोजन परिवर्तन करने योग्य। समायोजन क्या है? समायोजन में चेंजिंग तो चलता रहता है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अभिप्रेरणा लक्ष्य प्राप्ति का साध्य है। मैं इसको छोटा कर देता हूं ताकि आपको निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अभिप्रेरणा लक्ष्य प्राप्ति का साध्य है। बी ऑप्शन है अधिगम से अभिप्रेरणा की गति बढ़ती है। सी ऑप्शन है आवश्यकता के लिए अभिप्रेरणा का जन्म होता है। और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर बताइए आप। ये अपना लास्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, यानी कि सभी कथन असत्य हैं। इसका मतलब क्या है कि सत्य कथन छांटना है, तो सत्य इनमें से है ही नहीं, तो सभी असत्य हैं। तो आंसर पे जाएगा इनमें से कोई नहीं। अब आप ये दिमाग लगाइए कैसे नहीं है, ठीक है। और कोई समझ में नहीं आई तो कमेंट में डाल देना, तो अगले उसमें आपको बता दिया जाएगा कि कैसे है। भाई ये क्वेश्चन आपको तभी समझ में आएगा जब आपको अभिप्रेरणा के बारे में पूरा आप जैसे उसकी विशेषताएं हैं, वो क्या कैसे वर्क करती है, तो ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। मैं एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देता हूँ, इसका आंसर मैं नहीं बताऊँगा, और अगले उसमें बताऊँगा मैं, अगले वीडियो में। तो इसका आप आंसर कमेंट करके बता दीजिएगा कि क्या आंसर है। निम्न में से कौन प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? इसमें से कौन सा प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? ठीक है, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। और अगर आपको वीडियो सही लगी हो तो आगे शेयर कर देना। वैसे कोई ज़रूरी नहीं है आप शेयर करो नहीं करो।